हमारे समाज में आए दिन तरह तरह के पेपरों में या न्यूज़ों में तरह तरह के खबरें आते रहते हैं, लेकिन हमारे सामने कुछ ऐसे खबर आ जाते हैं जिससे सुनने के बाद ना हमारे कानों को विश्वास होता है, ना हमारे दिल को यकीन होता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिस वजह से हमेशा हमेशा के लिए 3 व्यक्ति जो होते हैं ना, इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जब लोगों के सामने सच्चाई निकल के आती है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है। आज की घटना में क्या हुआ, आज की घटना में क्या था, आज की घटना की आप पूरी तरह से सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना ना, इस घटना को सुनाने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जाकर एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और जाकर एक बार लाइक कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंचाया जा सके। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है ना, यह घटना है उत्तर प्रदेश और उसी का एक जाना माना शहर पड़ता है इलाहाबाद, और ठीक उसी के पास करैली थाना पड़ता है। उसी का नयापुरवा एक गांव पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं एक समाचार विक्रेता होते हैं माधव प्रसाद, जिनकी उम्र होती है 55 साल। उनकी जो पत्नी होती है कुछ साल पहले इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं। माधव प्रसाद के टोटल 3 बेटियां होती हैं, जिसमें बड़ी बेटी होती है वह होती है अर्चना, जिसकी उम्र होती है 29 साल, और जो मझली बेटी होती है ना, वह होती है सुलोचना, जिसकी उम्र होती है 27 साल के आसपास होता है। लेकिन जो सबसे छोटी बेटी होती है वह बेटी होती है वंदना। लेकिन तीनों बेटियां जो होती हैं माधव प्रसाद की ऑलरेडी शादीशुदा भी होती हैं। जो बड़ी बेटी होती है अर्चना की शादी लगभग साल 2012 की जुलाई का महीना होता है। उसी महीना में उसके जो पिता होते हैं काफ़ी बेहतर तरीके से कर देते हैं। लेकिन जो होता है कुछ वक्त तो ज़िंदगी अच्छी बीतता है, लेकिन जब बीतता है इसी बीच अर्चना अपने पति को लेकर किसी बात के लिए झगड़े तगड़ा करना शुरू कर देती है। लेकिन जब 4 साल कैसे न तैसे बीत जाता है, इसी बीच अर्चना अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर अपने मायके आ जाती है। दोबारा कसम खा लेती है कि अब दोबारा अपने ससुराल नहीं जाएंगे। अर्चना अपने घर पर अपने पिता की घर गृहस्थी में हाथ बढ़ाना शुरू कर देती है। लेकिन लगभग घटना से 1 साल पहले जो होता है, साल 2016 के ही जनवरी का महीना होता है, उसी बीच अर्चना जो होती है अपने एक जीवन साथी का चुनाव भी कर लेती है, जिसके साथ वह जाकर प्रेम प्रसंग के तहत शादी भी कर लेती है। और जब शादी कर लेती है उसी बीच अर्चना का जो पति होता है बिस्रजीत सिंह, जो असल में बेनीगंज इलाके का रहने वाला होता है, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास होता है। बेनीगंज में जो होती है अर्चना अपने पति के साथ अच्छे टाइम स्पेंड भी करते हैं। लेकिन जब भी उसको वक्त मिलता है तो उसी भी वक्त मिलने के बाद अपने पिता जो होते हैं ना, माधव प्रसाद के पास आकर टाइम स्पेंड करती है। इसी बीच अब जो होता है विश्वजीत का वहाँ पर आना जाना काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। लेकिन जो मझली बेटी होती ना, इधर सुलोचना जो होती है अपने ही रिश्ते की तैयारी खुद कर बैठती है। वह भी ठीक 1 साल पहले अपने रिश्ते की तलाशी कर लेती है। उसके पति का नाम होता है बीरू उर्फ साहिल, जिसकी उम्र होती है लगभग 29 साल के आसपास होता है। लेकिन सुलोचना की उम्र होती है उस समय 26 साल के आसपास होता है। सुलोचना जो होती है अपने उस नए पति के साथ जो होता है अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए अपने मुडेरा में एक कमरा किराए पर लेती है। वहीं पर अब इधर जो होती है सुलोचना रहना शुरू कर देती है। लेकिन इधर जो होता ना, साहिल का जो मेन पुश्तैनी मकान होता है वह सुलेम सराय गाँव होता है। इसी बीच अब जो बचती है ना, माधव प्रसाद की जो सबसे छोटी बेटी होती है वंदना की जो शादी उसके पिता बेहतर ढंग से करवा भी देते हैं। वंदना अपने ससुराल में काफ़ी अच्छे से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। अब इधर जो होता माधव प्रसाद को लगने लगता चलो अब हमारी ज़िंदगी जो होते हैं अपनी पटरी पर पहुंच गई है। तभी जो होता है 7 जनवरी 2017 का दिन होता है। वही सुबह का टाइम होता है। उसी बीच अर्चना का जो पति होता ना बिस्रजीत, उस समय अर्चना से मिलने के लिए आ जाता है। देखता कि उस समय गेट पर ताला लटका हुआ है। अर्चना के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है, लेकिन अर्चना का मोबाइल नंबर जो होता है वह स्विच ऑफ बता देता है। वह सोचने लग जाता कि यार अर्चना का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कैसे हो गया। उसी बीच अपने ससुर जो होते ना, वह उसी समय माधव प्रसाद के मोबाइल नंबर पर कॉल कर देता है। और जब कॉल करता है उनका मोबाइल नंबर का जो घंटी होता है वह तो बज रहा होता है, लेकिन रिसीव करने वाला कोई नहीं होता। इसी बीच विश्वजीत काफ़ी ज़्यादा
चिंता में पड़ जाता। वह सोचने लग जाता है कि आज बिना बताए हमारी पत्नी अर्चना और साथ में हमारे ससुर माधव प्रसाद घर से कहाँ चले गए। कुछ घंटे बैठकर वहाँ जो होता उनके आने का इंतज़ार करता है, लेकिन तब भी वहाँ नहीं लौटते और इसी बीच उसके मन में काफ़ी शंकाएँ गूंज बैठती है। इसी बीच अपने पड़ोसियों से जाके बात करता है और जब बात करता है उन्हीं पड़ोसियों की छत पर जाकर वह तुरंत ही वह अपने पत्नी के घर में दाखिल हो जाता है और जब दाखिल होता है उसी समय कमरे में पहुंच जाता है और जैसे विश्वजीत कमरे में जाता है तो देखता है वह नज़ारा देखकर उसकी आंखें उसी समय फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसी के सामने उसकी जो पत्नी होती है अर्चना लहलुहान अवस्था में वहीं जो होता है कमरे में ज़मीन पर फरी हुई है। लेकिन जैसे ही दूसरी साइड में जाता उसी भी अपने ससुर माधव प्रसाद की बॉडी को भी लहलुहान अवस्था में देखता तो काफ़ी दंग सा रह जाता है, ना कुछ सोच पाता ना कुछ समझ पाता। विश्वजीत तुरंत ही अपने नज़दीकी पुलिस थाने जो होता है करेली में फ़ोन कर देता और जैसे करेली में फ़ोन कर देता उसी बीच थाने के द्वारा इस चीज़ की जो होती हलचल पूरी तरह से गूंज जाती है, लोगों में खबर पहुंच जाती है। लेकिन करेली थाने के जो एसएसपी होते हैं ना विपिन टाडा और साथ में थाना प्रभारी वहीं पर मौजूद होते हैं जितेंद्र कुमार सिंह। और जैसे इधर जितेंद्र कुमार सिंह खबर पाते हैं, खबर पाने के बाद तुरंत ही डॉग्स टीम को अलर्ट कर देते हैं और साथ में फोरेंसिक टीमों को भी इस चीज़ की सूचना दे देते हैं। देने के बाद तुरंत जो होता है विपिन कुमार सिंह और साथ में विपिन टाडा दोनों उसी घटना पर पहुंचते हैं। देखते घटनास्थल का जो मंजर होता है काफ़ी भीड़ों के द्वारा काफ़ी बुरी तरह से हो चुका होता है। पुलिस वहां पहुंचती है और उसी कमरे में दाखिल होती है और जैसे दाखिल होती है जो बरामदा होता है उसी बरामदे में जो होता है समाचार पत्र विक्रेता जो होते हैं ना वह माधव प्रसाद का डेड बॉडी वहीं ज़मीन पर पड़ा होता है। लेकिन पुलिस जैसे दूसरे कमरे में जाती है देखती है उनकी जो बड़ी बेटी होती है ना अर्चना की डेड बॉडी वही चारपाई के नीचे जो होता है लहलुहान अवस्था में पड़ा होता है। पुलिस वहाँ खड़े दोनों डेड बॉडियों को अच्छा सा पंचनामा करना शुरू कर देते हैं। देखती दोनों के गले पर किसी तेज धार हथियार से वार किया गया है, जिसकी वजह से इनका ज़्यादा खून बह जाता है और इसी वजह से इनकी मौत हो जाती है। पुलिस वहाँ खड़े जितने भी लोग होते हैं ना सबसे पूछताछ शुरू कर देते हैं। लेकिन पुलिस उसी समय अब कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देती है और जब कमरे की तलाशी लेना शुरू कर देती ना तो देखती कमरे का जो सारा सामान होता ना जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है, अलमारी तक भी खुला नहीं हुआ होता है। पुलिस को शंका हो जाता है कि इस मामले को जिसने भी अंजाम दिया ना वह काफ़ी शातिर अपराधी होगा, क्योंकि कोई इनका अपना करीबी होगा, काफ़ी चालाकी भरा कदम उठाया होगा। पुलिस जैसे यह शंका अपने मन में बसाती है, बसाने के बाद वहाँ जो होती है कुछ देर बाद डॉग स्क्वाड की टीम पहुँच जाती है। डॉग स्क्वाड टीम पहुँचने के बाद वहाँ जो होती है ब्लड की इस्माइल लेने के बाद तुरंत ही कमरे की अच्छे से जाँच पड़ताल करना शुरू कर देती है और करने भी लगती है। लेकिन वहाँ पर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस वहाँ खड़ी होता ना अर्चना का जो पति होता विश्वनाथ से कुछ पूछताछ करती है। विश्वनाथ वही पूरी आप बीती पुलिस के सामने रख देता है। अब पुलिस की जो टीम होती है ना माधव प्रसाद और साथ में अर्चना के बॉडी को तुरंत ही अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल जो होता है पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। इस विश्वनाथ के ही तहरीर पर अब जो होता है नामजद हत्या आरोपी का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। दर्ज करने के बाद पुलिस की जो टीम होती है उसी समय अपने थाने लौट आती है। थाने लौट आने के बाद पुलिस की टीम सबसे पहले जो होता है इस मामले को काफ़ी गंभीर सा लेती है और जब गंभीर से लेती है तो वहाँ के जो एसएसपी होते हैं ना उसी समय अपने टीमों में काफ़ी लोगों को गठित करते हैं ताकि इस केस का जल्द से जल्द खुलासा किया जाए। और पुलिस जो होती है इसी सिलसिले में अब बारीकी से लग जाती है और जब लग जाती है पुलिस की टीम जो होती है ना उसी समय माधव प्रसाद के घर पहुंचती है और जब घर पहुंचती है पता लगता और साथ में उसका जो अपना दामाद है ना वह उसी समय अजय घर पहुँचा हुआ और उसकी बेटी वंदना भी घर है। दोनों वहीं पर मौके पर दहाड़े मारकर चीख चिल्ला रही होती है। पुलिस वहाँ पर खड़ी अब वंदना से पूछना शुरू कर देती है और जब पुलिस वंदना से पूछताछ शुरू कर देती है पुलिस के सामने वंदना जो होती है ना अपनी शंका जाहिर हुए कहना शुरू कर देती है कि साहब हमारे जो पिताजी है ना माधव प्रसाद उनके टोटल अपने सगे 2 भाई भी होते हैं, जिनके दूसरे नंबर के जो भाई होते हैं ना वह होते हैं राम आधार और जो उनका छोटा भाई होता है वह होता है राम स्वरूप। हमारे चाचा और हमारे पिता के बीच लगभग कई एकड़ भूमि होती है और साथ में गाँव के बाहर जो होता है ना नया पुरवा के साइड में एक जो होता है खंडहर नुमा प्लाट पड़ा हुआ है। उसी प्लाट को लेकर हमारे चाचा और हमारे पापा के बीच जो होता है कई बार झगड़े तकरार हुआ करते थे। वह झगड़े तकरार इसलिए होते थे कि हमारे जो महिला चाचा होते ना असली में वह राम आधार और उनकी जो पत्नी होती ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है। लेकिन इससे पहले वह हमारे पास ही हमारे पिता के पास रहते थे, जिसकी वजह से पूरा जो उनका हक होता है हमारे पिता को होता है और इसीलिए हमारे जो पिता होते हैं उस मकान को हड़प लेते हैं। लेकिन हमारे जो छोटे चाचा होते हैं जब राम स्वरूप जो होते हैं इस बात को लेकर हमारे पिता से आए दिन
अब झगड़े तकरार करना शुरू कर देते हैं कि हमें जो होता है हमारे भाई में हिस्सा चाहिए, लेकिन हमारे पिता बार बार मना कर देते हैं। और इसी को लेकर जो होता है हमारे पिता हमारे चाचा राम स्वरूप के बीच आए दिन झगड़े तकरार होते थे और झगड़े इतना बढ़ जाते थे, कभी कभी परिवार में मार पिटाइयाँ भी हो जाती है। वंदना जो होती है, जैसे पुलिस की आप बात कहते हैं, पुलिस समझ जाती है कि हो सकता है भाइयों की रंजिश दुश्मनी की वजह से जो होता है भाई नहीं मिलकर अपने भाई और साथ में अपने जो होता है भाई की बेटी का हत्या की हो। पुलिस तुरंत जो होती है अब उसी समय राम स्वरूप के घर जाती है और जब राम स्वरूप के घर जाती है तो जो होती है वहाँ पर उसकी पत्नी और उसका अपना बेटा मौजूद होते हैं। पुलिस जो होती है उनसे कुछ पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस के सामने बेधड़क कहना शुरू कर देती है कि साहब हमारी इतनी दुश्मनी नहीं है कि हम अपने भाई की जान ले सके। और बेटा जो था कहने लग जाता, साहब हमारी दुश्मनी नहीं है कि हम जो था अपने ताऊ की जान ले सकते और अपनी बहन की जान ले सके। पुलिस उनको बात को सुनती है, सुनने के बाद उनकी बातों पर पुलिस यकीन भी कर देती है। पुलिस जो होती है जब वहाँ पर कोई क्रू नहीं मिलता तो वहाँ से लौट आती है। लौट आने के बाद थाने जाती है और पुलिस वहाँ काफ़ी सोच विचार करती है। पुलिस सोचने लग जाती है कि आखिर ना इनके घर का कोई सदस्य मिला, ना इनके आस पड़ोस के, ना इनका कोई भाई है, आखिर इनका दुश्मनी किससे हो सकती है। तभी वहाँ पर काफ़ी सारे पुलिस की टीम होती है। पुलिस की जो टीम होती है इस केस के सिलसिले में और केसों को कड़ियों को इकट्ठा करती है और जब इकट्ठा करती है उन्हीं केसों के द्वारा यह भी पता चल जाता है कि हो सकता है ना माधव प्रसाद के टोटली 3 दामाद होते हैं और उन्हीं दामाद में हो सकता है ज़मीनी विवाद के लिए आज दिन कुछ ना कुछ लेकर लफड़ा ज़रूर होते होंगे। पुलिस जैसे पता पाने के बाद इधर वंदना के पास दोबारा पहुंचती है। वंदना से उसी समय पूछने लग जाती है कहीं तुम्हारा तो हाथ नहीं है। वंदना उसी समय चौंक जाती, कहने लग जाती है साहब इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, हम तो अपने पिता के दिल के काफ़ी करीब होते हैं। हमारी जितनी भी बहनें थे सभी हमारे पिता के दिल के करीब होते हैं, किसी का हमारे पिता से कोई दुश्मनी नहीं है। वंदना उसी समय पुलिस के सामने कहने लग जाती है साहब लेकिन हाँ एक बात है, 2 जनवरी 2017 का दिन होता है, वही शाम का टाइम होता है। उसी बीच हमारे जो जीजा होते हैं यानी कि वह साहिल हमारे घर आए हुए थे और हमारे पिता और उनकी जो मौके पर जो साली होती ना अर्चना घर पर थी, उन्हीं के सामने कह जाती कि उसकी जो हमारी यानी कि बहन होती ना सुलोचना घर छोड़कर कल रात से फरार चल रही है। और इसी को लेकर जो था हमारे पिता माधव प्रसाद और हमारी बड़ी बहन अर्चना काफ़ी चिंता में हो गई थी। और इसी बात को लेकर वह जो होता है इधर साहिल भी चिंता में हो गया था, काफ़ी तलाशी करता है, लेकिन उसकी जो पत्नी होती है सुलोचना कहीं पर अता पता नहीं चलता है। पुलिस यह तभी सोच लेती है कि आखिर जब इधर साहिल की जो पत्नी है ना सुलोचना घर से गायब है तो साहिल जो होता है थाने में मुकदमा दर्ज करवाने क्यों नहीं आया। इसी बीच पुलिस की जो टीम होती है, पुलिस की टीम उसी समय जाकर साहिल के ऊपर शंका जाहिर कर लेती है और जब शंका जाहिर कर लेती है तो उसी बीच वंदना से जाकर एक बार और तहकीकात करती है क्या इनके बीच जो पति पत्नी थे इनके बीच रिश्ता सही था। वंदना तुरंत ही कहने लग जाती कि साहब असल हमारी जो जीजा और जो दीदी थी ना इनके बीच कोई रिश्ता सही नहीं था, आए दिन किसी ना किसी बात के लिए झगड़े तकरार होते रहते थे। अब पुलिस को बस जैसे ही इतना क्रू मिलता है, क्रू मिलने के बाद पुलिस की जो टीम होती है ना उसी समय जाकर अब साहिल और साथ में जो होता है इधर माधव प्रसाद के कुछ रिश्तेदारों का मोबाइल नंबर और साथ में उनका लोकेशन भी निकलवाना शुरू कर देती है। और जब निकलवाने लगती है तो इसी बीच तीनों दामादों का लोकेशन मोबाइल नंबर में निकल जाता है। और जब निकल जाता है जो होता है सिर्फ एक दामाद का जो नंबर होता है यानी कि वह साहिल और उसका एक कोई अपना दोस्त होता है। दोनों का मोबाइल लोकेशन जो होता है लास्ट रात यानी कि घटना वाले दिन के दिन जो होता है ना रातों में इधर साहिल का मोबाइल नंबर और उसके एक दोस्त का मोबाइल नंबर दोनों का गांव ही दिखा रहा होता है। पुलिस को जैसे यह नंबर और यह लोकेशन के तहत क्रू मिलता है तो पुलिस बिना देर किए सबसे पहले जो होता है ना साहिल को अपने कस्टडी में लेने के लिए उसके इलाके में जाती है और जब जाती है तो उसी को उसके घर से गिरफ्तार कर लेती है और थाने ले आती है। पुलिस उससे तुरंत ही पूछने लग जाती है तो जो होता साहिल पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब एक तो हमारी पत्नी हमारे घर से खुद जो होती है भाग के चली गई, उसका कोई अता पता नहीं चल रहा, हम काफ़ी चिंता में और ऊपर से आप हमारे ऊपर शंका कर रहे हैं। और पुलिस से जैसे आप बात करता ना करने के बाद जो होता है पुलिस को तुरंत ही उसके बातों पर यकीन तो नहीं होता, लेकिन पुलिस जो होती है उसी समय CDR डिटेल और साथ में जो होता घटना वाली रात का लोकेशन निकाल के जब लगती है ना तो साहिल का जो चेहरा होता है ना पूरी तरह से उतर सा जाता है, लेकिन पुलिस के सामने अब एकदम तोता सा बन जाता है। लेकिन पुलिस जैसी इधर अपना पुलिसिया अंदाज दिखाती है तो पुलिस के सामने जल्द साहिल टूट जाता है। टूटने के बाद जो होता है वह अपने जो होते हैं ससुर माधव प्रसाद और अपनी जो होती है ना बड़ी साली अर्चना की जो हत्या का जुर्म कबूल करता है और बाद में जो चौंकाने वाली बात बताता है इससे पुलिस तो और समझ जाती है, क्योंकि वह बात जो होता ना खुद साहिल की जो पत्नी होती ना सुलोचना की हत्या जो होता है खुद साहिल ने अपने हाथों से मिलकर कर दिया था। और यह सच्चाई जैसे पुलिस के सामने आती है ना तो पुलिस का कलेजा और हिल जाता है। लेकिन जो कहानी और जो दास्तां निकल के सबसे के सामने आएगी वह तो कोई और सोच ना पाएगा ना कोई समझ पाएगा। असल में साहिल जो होता ना
अपने ही बाज़ार में जाकर एक ठेला लगाया करता था और ठेले के बदौलत जो था उसकी ज़िंदगी आए दिन पटरी पर चल पड़ती है। और जब चल पड़ती है तो इसी बीच 1 साल पहले उसकी मुलाकात जो होता ना वह जाकर सुलोचना से हो जाता, और जब हो जाता उसी के साथ प्रेम प्रसंग हो जाता है। और प्रेम प्रसंग होने के बाद दोनों शादी का फैसला लेते हैं, और जब शादी का फैसला लेते हैं दोनों जो होते हैं अपनी मर्ज़ी से जाकर जो होता प्रेम विवाह कर लेते हैं। इधर सुलोचना के साथ जो होता है ज़िंदगी अब इधर जो होता ना साहिल का बीतना शुरू हो जाता है। और जब बीतने लगता है बेहतर तरीके से बीतता, लेकिन इसी बीच लगभग घटना से 6 महीने पहले जो होता ना साहिल की मुलाकात उसी के इलाके की रहने वाली एक लड़की होती है सुमन। सुमन से मुलाकात वह उसका तब होता ना जब वह एक पार्टी में खाना बनाने के लिए मौके पर गया हुआ था। उसी में उसके मुलाकात जाकर सुमन से हो जाता है, और जब हो जाता उसी के साथ प्रेम प्रसंग कर पड़ता है और करने भी लग जाता। तो इसी भी दोनों मिलकर शादी का फैसला भी लेते हैं। शादी का फैसला लेने के बाद जो होता है इधर अब साहिल और सुमन दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद साहिल जो होता है सुमन को ले जाकर अपने ही पास एक कमरा लेता है, उसी कमरे में सुमन को रख लेता है। रखने के बाद जो होता है इधर दिन में सुमन के साथ वक्त बिताता और रात में जो होता है अपनी पत्नी सुलोचना के साथ वक्त बिताता है। दोनों को वक्त जो होता है अपने हिसाब से देना शुरू कर देता है। लेकिन इसकी जो खबर होती है एक दिन जाकर सुलोचना के गाँव में पहुंच जाती है, और जैसे पहुंचते उसी बीच अपनी पति के सामने दंदना कर खड़ी हो जाती है। उनसे कहने लग जाती है कि आखिर तुमने हमारे रहते हुए या कैसा फैसला ले लिया, हमारी ज़िंदगी में तुम्हारी और कोई कैसे आ सकती है। और इसी बात को जैसे साहिल सुनता उसी समय सन ऐसा रह जाता है, अपनी पत्नी को समझाते हुए कहने लग जाता है कि हमसे जो गलती हो गई ना या बहुत बड़ी गलती हो गई, हम तुम्हारी खुशी के लिए कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सुलोचना भी कह बैठती है कि हमें यह खुशी नहीं चाहिए, बस हमें हमारा पति चाहिए। और जब इसी बात को जो होता है या इधर साहिल सुनता है काफ़ी सन ऐसा रह जाता है कि हमारी पत्नी जो होती है हमारे खिलाफ या कैसी खड़ी हो गई। अब इसी बात को लेकर इधर सुलोचना और जो होता है ना साहिल के बीच आए दिन झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। और झगड़े तकरार जो सिलसिला होता है अब यह जो होता है ना लेकर सुमन के लिए आए दिन शुरू हो जाता है। और जब शुरू हो जाता है इधर सुलोचना तुरंत ही अपने पिता जो होते ना माधव प्रसाद के पास फ़ोन करती है, और जब कर देती है अपने उसी ज्योति सौतन के बारे में सारी सच्चाई बता देती है। और साथ में अपनी बड़ी बहन अर्चना के पास फ़ोन करके सारी सच्चाई वह भी उसको बता देती है। और जैसे सुनते हैं सुनने के बाद दोनों जो होते हैं ना माधव प्रसाद तुरंत अपने दामाद के पास फ़ोन करते हैं। उसी समय कह देते हैं कि तुम जो था सुमन को इसी वक्त तलाक दे दो, क्योंकि हमारी बेटी की ज़िंदगी में कोई और नहीं आना चाहिए। और यह बात जैसे इधर अब आकर साहिल सुनता, साहिल एकदम सन्न रह जाता है कि आखिर हमारे सास और हमारी साली को यह बात कैसे पता चली। अपनी पत्नी से अब आकर पूछना शुरू कर देता है, और जब पूछने लग जाता है उसकी पत्नी होती तुरंत ही दंदनाकर फिर खड़ी हो जाती है, कहने लग जाती है कि तुमने जो सच्चाई हमारे पिता और हमारी बहन से सुना ना पूरी तरह से सच है। हमने उनके सामने तुम्हारी बातों का खुलासा कर दिया है। यह बात साहिल जैसे इधर सुलोचना के द्वारा सुनता कहने लग जाता ना कि हमारी ज़िंदगी लग रहा अब तुम नरक करके छोड़ोगी। सुलोचना उसी समय समझ जाते, क्योंकि सुलोचना कोई साधारण लड़की थी नहीं, वह एक BA पास लड़की थी, काफ़ी जानती थी, काफ़ी पहचानती थी, लोगों से उसका हृदय व्यवहारी बना हुआ था। अपने पति के सामने तुरंत ही कहने लग जाती कि अगर तुम हमारी सौतन सुमन को तलाक नहीं दोगे ना तो हम जो था तुम्हें पुलिस के हवाले कर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे पहुंचा देंगे। और जैसी आप बात सुनने के बाद जो होता है इधर साहिल के नीचे से ज़मीन से खिसक जाती है। उसको लगने लगता है हमारी पत्नी हमारे खिलाफ खुद आकर खड़ी हो गई। और इसी बात को लेकर इधर साहिल और साथ में सुलोचना के बीच आए दिन झगड़े तकरार होना शुरू हो जाते हैं। और झगड़े तकरार होते होते लगभग इनके ज़िंदगी का ऐसे ही 4 महीने का वक्त और बीत जाता है। तभी जो होता ना 1 जनवरी 2017 का दिन होता है। उसी दिन शाम का टाइम होता है। साहिल जो होता अपने घर शराब की अवस्था में लड़खड़ाते हुए पहुंच जाता है, और जब पहुंचता अपने घर में दाखिल होकर एक चारपाई पे बैठ जाता है। और जब बैठ जाता है इसमें उसकी जो पत्नी होती है ना सुलोचना उसी के सामने आकर उसी समय सुमन का नाम लेकर झगड़े तकरार शुरू कर देती है। और झगड़े तकरार इतना करना शुरू कर देती है उसका जो पति होता है ना साहिल अपनी पत्नी सुलोचना का अपने हाथों से पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद अपने चारपाई पर जाकर सो जाता है। पूरी रात वह सो नहीं पाता। वह सोचने लग जाता है कि हमारी जो थी पत्नी हमारे रास्ते में बीच में आटा क्यों बन रही है। और इसीलिए तुरंत ही वह फैसला लेता है अपनी पत्नी को हम रास्ते से अब हटा के मानेंगे। तभी जो होता है 2 जनवरी 2017 का दिन होता है। पूरा दिन कैसे न तैसे कर इधर साहिल घूम घाम कर बिता लेता है। शाम के टाइम शराब के नशे में अपने घर लौटता है। लौटने के बाद अपनी पत्नी के साथ मिलकर तो खाना खाता है, लेकिन जाकर अपनी चारपाई पर खुश हो जाता है। लेकिन उसकी आंखों में नींद लौट के दोबारा नहीं आती। और साहिल जो होता पूरी रात जगा हुआ पड़ा रहता है। लेकिन जैसे रात का 2 बजे का वक्त होता ना उसी बीच साहिल उठता देखता उसकी जो पत्नी होती है सुलोचना अपनी चारपाई पर एक गहरी नींद में सो रही होती है। उसी बीच साहिल
जाने के बाद जो होता अपनी पत्नी जो होती है सुलोचना का दुपट्टा पड़ता है। दुपट्टा पकड़ने के बाद उसका दुपट्टा उसके गले में ज़ोर से खींच लेता है, जिसकी वजह से सुलोचना वहीं दुनिया छोड़ के चली जाती है। उसके साथ रात भर वहीं सोया रहता है। लेकिन जैसे भोर का वही 4 बजे के आसपास का टाइम होता ना, तो साहिल का अपना जो होता ना बहनोई होता है योगेंद्र, जो रोशन बाग के ही इलाके में रहता है, कि योगेंद्र के बारे में याद आता है तो योगेंद्र को फ़ोन करता है और इसके बारे में सारी सच्चाई बता देता है। और जैसे योगेंद्र सुनता है तुरंत ही अपने साले के पास पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जो होता ना, इधर साहिल अपनी पत्नी जो होता सुलोचना के बॉडी ठिकाने के लिए प्लान बनाता है। उसी प्लान के तहत अपनी पत्नी की बॉडी को जो होता एक बोरी में भर लेता है। भरने के बाद जो होता है अपने बहनोई योगेंद्र के साथ जो होता है उसकी मोटरसाइकिल पर बैठ जाता है। बैठने के बाद वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर दूर कानपुर हाईवे के पास जो होता है मुडेरा का एक छोटा सा जंगल पड़ता है और वहीं पर एक तालाब होता है। उसी तालाब में ले जाकर जो होता है इधर सुलोचना को बॉडी को एक पत्थर से बांध कर ले जाकर उसी में डंप कराता है। डंप करने के बाद जो होता है इधर साहिल और योगेंद्र दोनों अपने अपने घर चले आते हैं। घर आने के बाद जैसे सुबह का टाइम होता ना, उसी बीच 3 जनवरी 2017 के दिन दोपहर के वक्त जो होता ना, इधर अब साहिल अपने ससुराल पहुंच जाता है। और जब ससुराल पहुंचता है तो नयापुरवा के गांव में दाखिल हो जाता है। और जैसे उसी के सामने उसके ही घर में यानी कि उसके अपने जो ससुर होते हैं ना, इधर माधव प्रसाद पढ़ते हैं, उन्हीं के सामने अपनी पत्नी होता है सुलोचना की भागने की बात बताना शुरू कर देता है। और जैसे माधव प्रसाद सुनने के बाद उनको अपने दामाद की बातों पर विश्वास नहीं होता। और उसी समय उसकी अपनी साली होती है अर्चना वहीं पर खड़ी होती है। और जैसे आप बात सुनते हैं उसी समय आप बात सुनकर जो था पूरा का पूरा जो शंका होता ना, वह अपने जीजा यानी कि उसी साहिल के ऊपर दगा देती है। जिसके बाद साहिल वहीं पर भरना आ जाता है। वह पूरी जो होती शंका अब जाकर साहिल के ऊपर करना शुरू कर देती है। साहिल से कहने भी लग जाती है कि अगर हमारी बहन अगर सुलोचना कहीं पर नहीं मिली ना, तो तुम्हारे खिलाफ़ हम जो होता है जाकर पुलिस थाने में मुकदमा दायर करवा देंगे और तुम हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाओगे। अब वहां से जो होता भन्ना कर उसी समय साहिल जलाता अपने घर आकर पूरी रात सोचना शुरू कर देता है। लगभग 1 दिन का वक्त बीत जाता है। तभी वह तुरंत ही फैसला ले बैठता है कि अगर किसी दिन ना हमारी साली जो होती है अर्चना और साथ में हमारे जो होते हैं ससुर माधव प्रसाद अगर हमारे ऊपर उतार हो गए तो पूरा रहस्य तो खुल ही जाएगा और हम पकड़े जाएंगे, हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे पहुंच जाए। और तुरंत वह फैसला लेता है क्यों ना इन दोनों का जो मुंह ना इसी समय हमेशा के लिए बंद कर दें। तभी 5 जनवरी 2017 का दिन होता है। वही लगभग जो होता ना शाम का टाइम होता है। उसी बीच इधर साहिल अपने बहनोई योगेंद्र के पास फ़ोन कर देता है और जब कर देता है उसको सारी अपनी षड्यंत्र के बारे में जानकारी दे देता है। उसका बहनोई जैसे सुनता है उसी के साथ मोटरसाइकिल उठाने के बाद जो होता ना उसी समय नयापुरवा गांव पहुंच जाते हैं। पूरा गांव में सन्नाटा होता है। लगभग रात के वही 11 बजे के आसपास टाइम होता है। साहिल अपने ससुर के घर में दाखिल हो जाता है। देखता है उसकी जो ससुर है और उसकी साली अर्चना सामने बैठी हुई है। अर्चना जो होती है उसी समय कुछ सामान लेने के लिए बाहर चली जाती है। और जैसे इधर योगेंद्र और साथ में साहिल मौका देखने के बाद एकाएक जो होते हैं इधर जाकर माधव प्रसाद के ऊपर टूट पड़ते हैं। टूटने के बाद जो होता है इधर साहिल अपनी जेब से एक तेज़दार हथियार निकालता है। उसी हथियार से होता है माधव प्रसाद के ऊपर एक के बाद हमला करना शुरू करता है, जिसकी वजह से माधव प्रसाद वहीं लहलुहान अवस्था में गिर जाते हैं। जैसे कुछ वक्त बीतता है इसी बीच होता है वहाँ पर अर्चना पहुँच जाती है और जैसे अपने पिता माधव प्रसाद को देखती वहाँ पर तुरंत ही चीखने की काफ़ी कोशिश करना शुरू कर देते हैं। इसी बीच साहिल और योगेंद्र दोनों दौड़कर अर्चना को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद होता है उसी समय अपना हथियार लेकर उसके ऊपर भी वही काम करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से अर्चना भी वहीं कटे हुए पेड़ की तरह लहलुहान अवस्था में गिर जाती है। इधर दोनों जो समझ जाते हैं कि हमारा सारा काम हो गया, तो इधर जो होता है साहिल और योगेंद्र दोनों अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने या जो सच्चाई निकल के आती है ना, इससे सुनने के बाद उस इलाके के लोगों का कलेजा भी दहल से जाता है और साथ में लोगों को अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है उसी समय अब इधर साहिल के तहरीर पर जो होता है उसके अपने बहनोई योगेंद्र को अपने कब्जे में लेती है। कब्जे में लेने के बाद पुलिस की जो टीम होती है 15 दिन इन दोनों को रिमांड पे रखती है। रिमांड पे रखने के बाद पुलिस की जो टीम होती है वह जाती है जहाँ पर सुलोचना के बॉडी को दोनों ने डंप किया था, वहाँ से तलाशी लेती है। लेने के बाद पुलिस जो होती है वहाँ कैसे न तैसे कर कंकाल और कुछ जो होते हैं अस्थियाँ उसको अपने कस्टडी में लेते हैं। लेने के बाद जब पुलिस को सुलोचना का सबूत मिल जाता है, मिलने के बाद पुलिस की जो टीम होती है इन दोनों काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी को दिल को ठेस पहुँचाना है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहे आप सावधान और सतर्क जरूर रहे। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।